चले शुरू करें। तो लास्ट क्लास में आपको यही दो क्वेश्चन दिए थे, एक पहला तो यही है आपका, अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स कितने 10,000 शर्ट्स, सेलिंग प्राइस पर शर्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट 25 लाख, कैलकुलेट exactly if sales are up by 10% then compute the impact on, सिंपल है। हालांकि देखो ये दोनों चीजों का जवाब तुम्हें दिमाग नहीं लगाना, तुम्हें पहला केवल ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना, उसके बाद दूसरा जवाब अपने आप आ जाएगा। मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से। लेकिन इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, ये इलस्ट्रेशन नंबर क्या था बेटा 1, सबसे पहले क्या लिखना है, सेल्स कितना आएगा, सेल्स 10,000 इंटू 500 कितना 50 lakhs। वेरी गुड। क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया था, फोटो पड़ी होगी आप लोगों के पास, निकाल लो। लेस करोगे आप क्या, वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट का रेट क्या था बच्चे, तो बता दो कितना होगा। और आप लोग ना, अब मुझे लग रहा है कि आप लोग बदमाशी ज्यादा कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे। सो ऐसा बिल्कुल नहीं है, एक्सपेक्टेशन नहीं थी आप लोगों से कि आप इतने बुरे हालात में जाओगे। कंट्रीब्यूशन 30 lakhs, डन है यहां तक? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नाउ वी विल डिडक्ट व्हाट, कितना था, एंड व्हाट विल बी द रिमाइंडर, EBIT कितना बेटा। चलो पहले तो आपसे पूछा था क्या, रिक्वायरमेंट में सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, DOL मतलब डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। क्या फॉर्मूला होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, 30 lakhs डिवाइडेड बाय व्हाट, कितना आया 6 टाइम्स ना, क्या तुम लोग भी ना यार, 6 times। What is that? Degree of operating leverage. What does it denote? अब सेकेंड पॉइंट का रिक्वायरमेंट क्या था बेटा, EBIT क्या होगा अगर सेल्स 10% से बढ़ जाए, EBIT will go up by 60%, 6 गुना आया ना, 6 टाइम्स आया ना ये ऑपरेटिंग लिवरेज। क्या बताया था, इलैबोरेशन समझो। मैंने पिछले क्लास में समझाया था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सेल्स एंड EBIT। ये आपका ये ऑपरेटिंग लिवरेज बताता है। ऑपरेटिंग लिवरेज कहता है कि अगर आप 10% सेल्स बढ़ा रहे हो और ये 6 टाइम है, मतलब 60% से आपका प्रॉफिट, EBIT बढ़ने वाला है। And do you remember the formula, percentage change in EBIT divided by sales, percentage change in EBIT divided by percentage change in sales। यहां दे दिया 10%, यहां दिया है 6। अब ये कब आएगा 6, जब यहां ऊपर कितना होगा, तो यानी EBIT कितने से चेंज होगा 60%। क्लियर है ना। अगर आपका दिमाग वहां पे कंसेप्ट पे नहीं गया तो आपको फॉर्मूला इसीलिए लिखवाया था। एग्जाम में आपको अपने आप को सेव करना है कैसे भी करके, ठीक है ना। बोलो, तो आप फॉर्मूला यूज कर लो। कैसे होगा देखो, यहाँ पे परसेंटेज चेंज इन EBIT किसका फॉर्मूला है, ऑब्वियसली किसका है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का, इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और ये देखो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज कितना निकाला तुमने 6, परसेंटेज चेंज यहाँ पे कितना है 10, ऊपर मान लो x है तो x की वैल्यू क्या आएगी, आएगा नहीं आएगा, बोलो।
और ये तो मैंने वैसे भी समझा दिया था तुम्हें कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन EBIT एंड ऑब्वियसली कंट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये वेरिएबल फैक्टर्स के बीच में क्या रिलेशन, ये डिसाइड करता है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। सो एग्जैक्टली अगर कंपनी को अपना प्रॉफिट 60% बढ़ाना है तो वो क्या करेगी, अपने लोगों को क्या बोलेगी, भाई 10% सेल बढ़ा ले, बात खत्म। उनको डिटेल देने की जरूरत नहीं, उनको बोलोगे 10% सेल बढ़ाओ, अपना टारगेट पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है ये, बोलो यार। And that was the problem number first. I hope you are getting it 100%. ठीक है ना। एलैबोरेटेड फॉर्म में जो कंसेप्ट दिया था बेटा मैंने, इसीलिए पिछले 2 क्लासेस लगाई थी और पूरी क्लास लगाई थी कंसेप्ट पे, इसी वजह से कि आपको ये चीजें क्लियरली समझ में आए। एंड दैट इज ओके आई गेस। आगे बढ़े, अबाउट द सेकेंड प्रॉब्लम। ठीक है, स्क्रीनशॉट ग्रुप में सेंड कर लेना। ठीक है, सेकेंड प्रॉब्लम हियर इट इज, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग लेवरेज फॉर ईच ऑफ द 4 फॉर्म्स, यानी अलग अलग होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग प्राइस एंड कॉस्ट डेटा, सेलिंग प्राइस दे रखा है, पर यूनिट होगा ऑब्वियसली, हाँ है ना। वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है पर यूनिट, ठीक है। एंड फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है बेटा, 60,000। What calculation can you draw with respect to the levels of fixed cost and degree of operating leverage result? Explain. Assume number of units sold is 5,000, तो you are getting 100% value। अगर आपका यूनिट है कितना, तो 5,000 into 20 कितना होगा वो निकाल लो, 32 से मल्टीप्लाई कर लो, ये सबका सेल्स निकाल लोगे। बिल्कुल वही स्टेटमेंट जो भी एक बार बना था वो 5 कॉलम में बने, 4 कॉलम में बनेगा। क्लियर है। एंड वेरिएबल कॉस्ट भी यूनिट से मल्टीप्लाई करके आएगा। एंड देन फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड होता है, वो 60,000 40,000 जैसे वैसे ही होगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसका बना देता हूं आपके लिए इलस्ट्रेशन नंबर 2। ध्यान से देखिए, प्रॉपर लिख देता हूं यार। चलो ठीक है, यहां लिखेंगे हम पर्टिकुलर्स, देन नाम क्या है, ए बी सी एंड देन लास्ट वन इज डी। इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, ये है इनकम स्टेटमेंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा इसमें, सेल्स। 5,000 यूनिट है, 20 रुपए का रेट था, बताइए। वेरी गुड। नेक्स्ट वाले में 32 था शायद। आप सबके पास क्वेश्चन कितना आएगा, नेक्स्ट 2.5 सही है। हैव यू डन द कैलकुलेशंस? अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे बेटा, लेस वेरिएबल कॉस्ट। तो कितना था पहले वाले में, 6 रुपए, तो कितना आएगा नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट लास्ट डन है। अब बताओगे क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन कितना, then the last one। अब क्या करेंगे, लेस कितना, हाँ, then आप मुझे एक जवाब दे दो, ये जो डेल वाले का है इसका लेवरेज कितना आएगा, जिसके वहां फिक्स कॉस्ट नील है उसका लेवरेज क्या आएगा, लेवरेज क्या बोला था मैंने, अरे क्या बदमाशी है बेटा, जिसके वहां फिक्स कॉस्ट होगा ही नहीं उसके वहां लेवरेज ही नहीं होगा, बताया था ना यार। मेरी बातें भूल जा रही है तुम लोगों को, और इसका रीजन मैं समझ गया, घर पे आप पढ़ नहीं रहे हो, क्योंकि क्लास में तो जिस हिसाब से मुझे लगता है आप लोगों के रिस्पॉन्स और अटेंशन के हिसाब से आपको क्लियरली आ रहा है, और मुझे लग रहा है आपको समझ में आता है, क्योंकि जवाब आता है तो इसका मतलब समझ में आता है, क्योंकि ऐसे ना समझ लोग जवाब तो नहीं दे सकते, है ना। दिशा, यू आर गोइंग इन रॉन्ग डायरेक्शन, है ना, तो आपकी दिशा गलत जा रही है आप लोग, और सुधरना पड़ेगा भाई।
आई कांट एक्सपेक्ट कि आप लोग इतने भी मतलब ऐसे भी लापरवाह हो जाओगे। यू आर अ प्रोफेशनल स्टूडेंट यार। पहली ही क्लास में बता दिया था बेटा कि जो मौज मस्ती के दिन थे वो ईटी खत्म हो गया है ना। नाउ यू हैव टू डू हार्ड वर्क, बेसिकली स्मार्ट वर्क। पक्का? तो आज तक जितनी भी बदमाशियां करी वो सबको क्या करेंगे अब? साइड, और वही उसी को करेंगे बाय बाय, है ना। और अब आज से भी सुधर जाओ, बहुत टाइम है। तो आज से यार कम से कम एक प्रॉपर प्लान बनाओ और घर पे पढ़ाई करो। ऐसा ना हो कि मुझे डांटना पड़े। डांटना मैं चाहता नहीं ना एक्चुअली। पढ़ाई के लिए मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, याद रखना। वैसे मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं बोलने वाला, लेकिन जब बात पढ़ाई की आएगी तो मैं बड़ा कठोर इंसान हो जाता हूँ फिर, है ना। फिर मेरे को फर्क नहीं पड़ता, आप रो भी दोगे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि देखो हमारा रिलेशन, कोई लाख बोले, बातों की बातें बाद में होगी, हमारा सबसे पहला रिलेशन किसकी वजह से है? पढ़ाई की वजह से। अगर आपको पढ़ना नहीं होता और मुझे पढ़ाना नहीं होता तो हम ना मैं यहां होता ना आप यहां होते। ये जितने भी टीचर से आपका इंटरेक्शन है, क्या किसी से मतलब रहता है आपको अगर आपको पढ़ना नहीं होता? बोलो। सो व्हाट इज द प्राइमरी थिंग बिटवीन अस? स्टडीज। और अगर वो गड़बड़ है तो बेटा हमारा रिश्ता खराब है फिर, है ना। तो ऐसे नहीं करो यार। मतलब अफसोस होता, बहुत मेहनत लगती है बेटा ये सब चीजों को कंसेप्चुअली देने में। और उसके बाद जब ऐसे रिस्पॉन्स आते हैं ना तो बड़ा अफसोस होता है यार, इन बच्चों को मेहनत कर रहा हूँ, इन बच्चों को मेहनत करने के लिए बोल रहा हूँ, एक दो को अगर देख लूँ तो अब तभी भी थोड़ा संतुष्टि मिले। लेकिन यहाँ पे तो फिलहाल बैच पूरा पूरा वैसे ही जा रहा है। कोई नहीं सही से पढ़ रहा ना? बोलो सीरियसली बताओ, सही से कोई नहीं पढ़ रहा ना? बताओ, अपने अपने बारे में तो जानते हो, सीरियस होकर पढ़ रहे हो अभी? नहीं ना? सारे लेवल में चल रहे हैं। अब तो मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है। क्यों पढ़ ही नहीं रहे हो तो दिक्कत तो रहेगी ना। अरे सर बहुत सारे सब्जेक्ट है, नहीं पता है सारे वाले इधर सारे जगह हो जाते हैं, टाइम तो ऐसा नहीं है ना बेटा। ये सब बातें ना सुन के ना ऐसे लगता है कि तुम लोग खुद को बेवकूफ बना रहे हो या तुम हो ही बेवकूफ। सुनो मेरी बात, कैसे तुम लोग बातें कर रहे हो यार। कितने सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ाए जाते हैं तुम्हें? चार में से कितने थ्योरेटिकल होते हैं? आज कितने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ोगे? और प्रैक्टिकल कितने? कौन कौन से? ठीक है, 2 थ्योरी एंड 2 प्रैक्टिकल। कल कितने होंगे? 4 सब्जेक्ट। अगेन चारों में 3 होंगे? 3 ही तो है, तुम 7 ही तो सब्जेक्ट है। तुम वो टेस्ट को साइड कर फिलहाल, है ना, वो तुम्हारा सब्जेक्ट नहीं है ना। 3 ही होंगे, 7 ही सब्जेक्ट है, एक तो कम हो गया। बोलो पुराने वाले से पूछो, उनको तो 4 पढ़ने थे। तीनों थ्योरी है। जितना आपको ना क्लास में पढ़ाया जाता है, अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो ना डेली की बेसिस पे, तो आपको मैं बता दूं ये दोनों थ्योरी को पढ़ने के लिए मैक्सिमम आपको कितने? मैक्सिमम 2 आवर्स लगेंगे, जितना क्लास में कराया जाता है। और दोस्तों अगर आप इसके लिए कितने 3 आवर्स निकाल देते हैं तो टोटल 5 घंटे में आपका काम हो गया। एंड नहीं, इतना भी भयानक प्रैक्टिकल नहीं कराया जा रहा। टैक्स में क्या तुम्हें डेली दबा के प्रैक्टिकल ही कराया जाता? कंसेप्ट नहीं दिया जाता? कभी कभार तो ऐसा होता पूरी पूरी क्लास केवल कंसेप्ट पे निकल जाती होगी, 0 प्रैक्टिकल के साथ। नहीं, मुझे भी पता है। हाँ हाँ, मतलब एक ही दिन में 100 क्वेश्चन मिल जाते होंगे ना, है ना। मतलब 100 क्वेश्चन कह रहे। हाँ डेली। चलो तो 2 घंटे में नहीं हो पाएगा वो। तो नहीं हो पाएगा, समझ नहीं आया तो कौन सा तुम्हारे को वहां पे माथा पच्ची करनी पड़ती है। तुम तो अगले दिन टीचर को परेशान करते हो ना। ये सारी चीजें एक्सक्यूजन है। नेक्स्ट डे पे देखो, अगर आपका यहाँ टाइम कम पड़ता है तो नेक्स्ट डे में 3 सब्जेक्ट, तीनों थ्योरी है। थ्योरी में तो तुम्हें मुश्किल से मैं बता रहा हूँ 2 से 3 घंटे लगेंगे। पूरा जो क्लास में कराया जा रहा है वो रिवाइज हो जाएगा। वो अब उसके साथ में बता रहा हूँ, लेकिन साथ में रहता होगा। मैं बता रहा हूँ पढ़ाई कैसी होती है आप लोगों की। साथ में रहता है फोन, आधा ध्यान फोन पे आधा ध्यान पढ़ाई पे। तो बर्बाद तो वैसे जिंदगी कर रहे हो। धोखा किसको दे रहे हो? माँ बाप को दे रहे हो और किसको धोखा दे रहे हो? फोन से पढ़ते लेकिन जो साथ में चैटिंग चलती है मैक्सिमम की, उनकी बात कर रहा हूँ। नहीं है ना, हो सकता है तुम नहीं हो लेकिन और भी तो होंगे। और ये सब करके धोखा किसे दे रहे हो? माँ बाप को।
और जो अपने माँ बाप का सगा नहीं हो सका ना, वो दुनिया में किसी का नहीं हो सकता। मतलब क्या सोचकर वो पैसे लगा रहे तुम्हारे ऊपर, ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे जो पहले डूबी हुई है। बेटा पैसे क्या घर के दरवाजे कोई छोड़ के जाता रात में, परी लेके आती कोई है? इसको तो कोई छोड़ ही के गया था घर के बाहर। मेरे को हाँ छोड़ गया घर के बाहर ना, अडॉप्टेड है ना तू तो। मेरे को क्या पता, कैसे सुना मैंने, उसने बताया था मुझे। मैं कुछ नहीं बताई हूँ। तो रो क्यों रही है? टीवी सीरियल में रोल मिल जाएगा ऐसे ओवर एक्टिंग करने से। मतलब मुद्दा समझो बेटा, आप लोग सीधी बात बता दूं आप लोगों को, ये जितने एक्सक्यूजेस दे रहे हो ना, ये एक्सक्यूजेस से अगर रिजल्ट बन जाता तो कर लो एक्सक्यूजेस मेरी तरफ से 2-3, लेकिन आपको लगता है ना रिजल्ट बन जाएगा इससे? बोलो, बिना पढ़े रिजल्ट आने वाला है? क्या करना पड़ेगा? नहीं पढ़ते यार। अगर आप ये बोलते हो कि मेरे को टाइम कम मिल रहा है तो भी झूठ बोल रहे हो। आप 2 घंटे कम सो लो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम बहुत है जिंदगी में। कोई सीरियस नहीं है पढ़ाई को लेके। क्या तुम्ही ने केवल पढ़ाई करी है? केवल तुम्हें जिंदगी में पढ़ रहे हो, बाकी दुनिया में और किसी ने पढ़ाई नहीं की क्या? सीएस बच्चों को पढ़ाया नहीं, पहला बैच है मेरा। मैंने पहले बोला जितने टीचर्स तुम्हें पढ़ाते हैं उनसे सबसे ज्यादा बेस्ट सीएस को भी मैंने पढ़ाया है। एंड फ्रॉम दैट स्टेज में सीएस को जान रहा हूं, सीएस के बच्चों को पढ़ा रहा हूं। जब सीएस पहले सब्जेक्टिव होता था, सीएस फाउंडेशन होता था, वो भी सब्जेक्टिव होता था। उसके बाद एमसीक्यू में आया, फिर क्या हुआ, इतनी सारी कहानियां, आज ईटी पे आके बैठे हो। बहुत कुछ चेंज होते देखा है मैंने। आज जो तुम्हें सिलेबस दिखाया जा रहा है फिर भी कम है उनके कंपैरिजन में, अगर मैं बहुत पुरानी बातें कर लूं तो। उनका फाउंडेशन में अकाउंटिंग जो होता था वो सीए लेवल का होता था। फाउंडेशन में इंश्योरेंस क्लेम जैसे चैप्टर पढ़ते थे सीएस वाले। और आज आप लोगों को अगर उतना पढ़ा दिया तो शायद कान के रास्ते खून निकलना शुरू हो जाए, धुआं निकल जाएगा, पूरा फ्यूज उड़ जाएगा। सीरियसली बताओ बेटा, अगर नहीं पढ़ोगे तो बर्बाद किसे करोगे? आप बताओ, मेरे को बर्बाद कर दोगे? समंदर हूं, 2-4 बाल्टी पानी निकल जाने से सूखा नहीं करते। तो 2-4 रिजल्ट कम हो जाएगा तो कुछ नहीं परवाह पड़ेगी। एक सच बोल, देखो मैं हूं ना, मैं सीधा बता रहा हूं, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड आके मैं सामने मुंह पे सच बोल कर जाऊंगा। बाकी भले तुम्हें हो सकता है पोलाइटली बोले, मैं पोलाइटली वाली बात नहीं करता। जिस रास्ते पे तुम जा रहे हो बहुत गलत रास्ते पे जा रहे हो। और मेरे को अपीजमेंट करने नहीं आ रहा कि मैं तुम मेरे से बच्चा खुश रहे। मैंने बार बार बोला कि मैं ये करने नहीं आता कि मैं ड्यूरिंग द क्लास आप मुझे मतलब एकदम अरे देव मानुस भगवान का रूप है, और उसके बाद जब रिजल्ट में फेल हो जाओ तो मुझे गालियां दो, राम से रावण में कन्वर्ट कर दो तुरंत। वो काम करने नहीं आता। आप मुझे बेशक अभी कुछ ना कुछ मन ही मन कितना भी नेगेटिव भर लो, कोई दिक्कत नहीं, रिजल्ट पॉजिटिव होगा, कम से कम आप रिजल्ट, भले रिजल्ट के बाद भी मुझे नेगेटिव बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है मेरी बात इतने दिन पे लग गई, बुरी लग गई, आपने ईगो में लेके पढ़ लिया, पास हो गए, फिर भी वो ईगो खत्म नहीं हुआ, मेरे को बुरा मानते हो मानो, कोई दिक्कत नहीं, पास हो गए ना, रिजल्ट दिखाओगे ना कहीं पे, वो बोलेगा ना रिजल्ट पास है, बस यही चाहिए मुझे, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। आप जिंदगी में आगे बढ़ो, मुझे बुरा माना आगे बढ़ो, क्या दिक्कत है मुझे? अगर आप मेरे स्टूडेंट हो, आप पास होते हो, इनफैक्ट पूरी जिंदगी मेरे लिए नेगेटिव होके भी पास हो जाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है ना। मेरे को क्या फर्क पड़ जाएगा? कौन सा आपका मेरा मतलब कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस लेन देन होता है कि आप नहीं आओगे तो आगे चल के भविष्य में मेरे से बात नहीं करोगे, गुस्सा रहोगे, ईगो पे लगा के रखोगे, तो मेरा बर्बाद हो जाओगे या तुम बर्बाद हो जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेट टारगेट मेरा यही, आपका रिजल्ट पॉजिटिव होना चाहिए। बात समझ में आ रही होगी? तो अगर आपको मतलब ऐसा ना परमानेंट ईगो भी रखना, रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे कई बच्चे हैं जो क्लास में ऐसा कभी कुछ बोला उनको, उसको बात को ईगो पे लिया और इतना दिल पे लगा लिया कि पढ़ लिए मेहनत से और पास हो गए, रिजल्ट पॉजिटिव हो गया, लेकिन उनका एटीट्यूड मेरे लिए पॉजिटिव नहीं हो, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। अल्टीमेटली जो मेरा उद्देश्य था वो पूरा हो गया, क्या? रिजल्ट, नंबर एड ऑन हो गए, बात करता हूं। पूरी जिंदगी मुझे गालियां देते रहो, क्या फर्क पड़ता? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, तुम्हारी गालियां नहीं है वो, उससे मेरी उम्र लंबी होगी, ठीक है ना। पाप ज्यादा करूंगा तो उम्र लंबी होगी ना, कोई नहीं। कईयों को रुलाता हूं क्लास में मैं, बड़ा फेमस हूं इस चीज के लिए। हालांकि कुछ जोश जोश में आके इतना ईगो हो जाता है कि क्लास में से चले जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे।
आप क्लास छोड़ के भी चले जाओगे, आई डोंट केयर। अरे फेल होगे वो ज्यादा दुख होगा मुझे, वो मेरे लिए ज्यादा बदनामी है, क्लास नहीं लोगे वो कम है। सो इनफैक्ट अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, तो फिर तो भगवान भी नहीं समझा सकता आपको। सीएस किसके कहने में ज्वाइन किया था? जबरदस्ती किसने ज्वाइन किया है? अगर जबरदस्ती कराया जा रहा है आपसे तो आप छोड़ दो बेटा, बाकी गार्जियन से मैं बात कर लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपने चॉइस ली है, आपने डिसाइड किया है, तो अपनी चॉइस को गलत होने मत दो, है ना। अपनी चॉइस को अगर गलत होने दे रहे हो, अपने डिसीजन को गलत साबित कर रहे हो, तो इसका मतलब दुनिया में तुम अपने साथ खड़े नहीं तो दुनिया तुम्हारे साथ कैसे खड़ी होगी? आपको क्या लगता है आप कितने घंटे पढ़ाई करते हो? आपसे ज्यादा तो टीचर्स पढ़ के आते हैं, मैं बता रहा हूं। मैं आपसे ज्यादा पढ़ता हूं, बाकी बात छोड़ो। आप फिर भी घर पहुंचने के बाद क्या कोई काम नहीं, आराम करना है बस, फिर भी पढ़ाई करना है। अगर आप 6-7 बजे 8 बजे घर पहुंचते और वहां से आप 5 घंटे जोड़ लो, कितना होता है बेटा? मैक्सिमम 2-2:30 बजे तक। 2-2:30 बजे तक क्या नहीं चल सकते आप? अब कुछ को 7 बजे नींद आने लगे तो अलग बात है, कुछ 10 बजे सो जाते हैं। तो जो 10 बजे सोते हो जल्दी उठो ना, फिर जल्दी सोते हो तो जल्दी उठ जाओ, 3 बजे जगो फिर। ये किसने बोला कि 10 घंटे की नींद चाहिए, 12 घंटे की नींद चाहिए? ये नींद जरूरी है क्या? इतिहास गवाह है, जिंदगी में वही सक्सेसफुल हुआ है जो जिंदगी में एडवर्स सिचुएशंस को फेस करते हुए आगे बढ़ा है ना। जब सारी चीजें अपने फेवर में होंगी तब तो आप वैसे भी आलसी हो जाओगे। ऐसे थोड़ी ना रिजल्ट बनने वाला है यार। आपको क्या लगता है मतलब ऐसे सीएस ऐसे आराम से बन जाएंगे? वो सीएस छोड़ यार, कोई भी डिग्री क्या ऐसे बिना पढ़े आराम से मिल जाएगी? बोलो, मेहनत नहीं लगती लोगों को? कौन बिना मेहनत के रिजल्ट क्लियर करता? आप कह रहे हो ना कि टाइम नहीं मिलता, किसको इतना टाइम मिला कि 24 घंटे खाली बैठा? बताओ, कौन खाली बैठा दुनिया में? सारे पढ़ते हैं ना, ये जितने यहां आते हैं पढ़ने तो आते हैं, और आगे कौन निकलता है? जो एक्सक्यूजेस देने के बजाय क्या करता है? अपॉर्चुनिटीज पे काम करता है ना, पढ़ता है। इंस्टेड ऑफ टेलिंग मी कि सर आज मेरा ना ये था, मेरे को ये चीज करनी थी, इंस्टेड ऑफ टेलिंग मी उस चीज को अगर आपने किया तो उसके अलावा आप ये जिम्मेदारी के तौर पे देखो कि अगर मैंने यहाँ टाइम वेस्ट कर दिया, नहीं पढ़ पाया, पढ़ने के टाइम पे कोई और काम किया, तो हमें किसी और टाइम को निकाल के वहां पढ़ाई करनी है, चाहे वो कहीं से भी निकाल के ना हो, ठीक है। और रिजल्ट तभी होता है बेटा, है ना। किसी को भी देख लो, कोई भी रिजल्ट, क्या तुम्हें लगता है जितने बच्चे पास होते हैं, किसी को तो मतलब अब मैं कोई ऐसे बच्चे भी पास होते हैं जिनसे आपको भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती ये कैसे पास हो गया, बट इनफैक्ट दे हैव डन समथिंग डिफरेंट। पढ़ा तो है तभी तो पास हुआ। एग्जाम तो आपने देखा होगा सेटिंग तो चलती नहीं है कॉपी के अंदर 2000 का नोट लगा के आ गया और लिख दिया प्लीज पास कर देना, तो टीचर ने पास कर दिया, दे दिया 60 नंबर। ऐसा होता है? फिर तो ये आईफोन रख के आ जाए उसमें, है ना। हर पेपर के दिन एक आईफोन खरीद के ले जाए, उसके नीचे दबा के आ जाए, बस पास कर देना। नहीं, अरे कर ही सकती है अमीर आदमी, है ना। तो बेटा सीधी बात समझो, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कोई पढ़ा भी नहीं सकता, कोई कितना भी पढ़ा ले। और आप कह रहे हो ना कि मतलब दिक्कत आएगी, आएगी ना। आप पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा? आपने एक भी चैप्टर अगर ढंग से नहीं पढ़ा तो क्या होगा बताओ मुझे? क्या वो कितना क्लास में पढ़ के क्लियर हो जाएगा? तो फिर खुद सोचो, घर पे कितने लोग पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, खुद देखो। तो अभी भी मौका है, आज से ही कसम खा लो एक दूसरे की, जिसको आप बहुत ज्यादा मानते हो उसकी कसम खा लो, उसकी भी खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। किसी की भी कसम खा लो, है ना। और खा लो कसम और सुधर जाओ यार, अपनी जिंदगी बनानी है बेटा। अपने बारे में तो सोच ही सकते हो ना। नहीं, चलो अपने बारे में नहीं सोचते, उनके बारे में सोचो जो तुम्हारे ऊपर इतना
उम्मीद लिए बैठे। और मैं बार बार बोलता हूँ, जो उनका सगा नहीं हो सका, मतलब जिन्होंने आपको यहाँ तक लाया, पाल पोस कर बड़ा किया, कुछ सपने देखे, कौन? पेरेंट्स। और अगर आप उनको धोखा दे रहे, धोखा देना हुआ ना, नहीं लगता है? आप कहते हो टाइम कम है, बेटा गैप मिलता है सब्जेक्ट्स के बीच में, एक क्लास के बीच में दूसरे क्लास के बीच में गैप मिलता है? क्यों नहीं मिलता? वहां बैठ के पंचायत करते हैं सब। इससे अच्छा यहां बैठ के पढ़ाई कर लो। खाना खाने में क्या 1 घंटे लगते हैं? लंच का टाइम है अगर आपके पास, आपकी जिंदगी में काम क्या? पढ़ना ना। 10 मिनट में लंच निपटा, उसके बाद बैठ के पढ़ाई कर लो। आधे घंटे का गैप जरूरी है बाहर बैठ के धूप सेकना? समझो? मुझे वो बाहर वहां कोने में नीचे जमीन पे बैठे मिलते हैं सब, बेसमेंट की साइड में। इससे अच्छा क्या कर लेंगे? पढ़ लेंगे बेटा, यूज कर लेंगे टाइम ना। घर पे कुछ समय कम मिलेगा, लगेगा। समझो, खुद समझो। समय कम नहीं है, प्लानिंग खराब है। समय बहुत है, सबको 24 घंटे मिलते हैं जिंदगी में, है ना? आतंकवादी को भी 24 घंटे मिलते हैं, और आतंक रोकने वाले को भी 24 घंटे मिलते हैं। जीतता वही है जिसकी प्लानिंग अच्छी होती है ना? अगर आपको बॉम्ब फोड़ना है और सामने वाले को बॉम्ब फोड़ने से रोकना है, जीतेगा वही जिसकी प्लानिंग सही होगी। तो कभी किसी की प्लानिंग सही होती है तो बॉम्ब फूट जाता है, कभी किसी की प्लानिंग खराब होती है तो वो खुद ही फूट जाता है। ठीक है ना? ऑलमोस्ट देखो, एवरीवन इज गेटिंग कितने घंटे मिल रहा है जिंदगी में? सबको 24 घंटे मिल रहा है। मेरा कोई अलग प्लेनेट नहीं है, आपका कोई अलग प्लेनेट नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आपको छोटे अर्थ पे रखा गया है जहां पे 12 घंटे में दिन खत्म करके दे दिया जाता है। बोलो, तो फिर सोचो ना यार कि तुम कब पढ़ोगे। बहुत दुख हुआ आप लोगों के इस एटीट्यूड के हिसाब से। बाकी रेस्ट देखते हैं अब आगे से क्या करते हो। बोलो पक्का? ये कॉन्फिडेंट नहीं है लग रहा। सारे बोलो, ऐसे थोड़ी होता। क्या पक्का? चलो देखते हैं। सो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट विल बी व्हाट? EBIT। कोई बात नहीं, ध्यान से देखो। आपको मैं बता दूं बेटा, इतना आपको मैंने बहुत क्लियर डिस्कशन करके दिया था कि अगर कोई एंटिटी ऐसी है जहां पे क्या नहीं है, फिक्स्ड चार्जेस नहीं है, तो वहां लिवरेज नहीं है, यानी अनलिवर्ड फर्म है। यहाँ लिवरेज, कोई भी लिवरेज क्या होगा? जीरो होगा। यहाँ पे फिलहाल हम बात करें कौन से लिवरेज की? ऑपरेटिंग लिवरेज की, इसलिए आगे मैं जा नहीं रहा हूँ। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है यहाँ पे? जीरो है। क्या है? जीरो, डी फर्म में। तो फिर कोई बात ही नहीं ना। पहले तो आप क्या लिखोगे? फॉर्मूला लिखोगे, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज इज इक्वल टू क्या? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। देखो मैं ना इसी फॉर्मूले को करा था, इतने से तुम्हारा काम चल जाता है, एक ही क्लास में खत्म हो जाता है। लेकिन मैंने 2 क्लास एक्स्ट्रा लगाई है, समझ लो तुम्हारे लिए, कि तुम क्वेश्चंस करो। कितना है बेटा ये? अब एक एक करके निकालेंगे ना। कैलकुलेट करके दो, मैं अब फॉर्मूला लिख दिया, अमाउंट नहीं लिखने जाऊंगा। डी का तो क्या होगा? निल। ये पहले 7 टाइम्स आएगा, नेक्स्ट वाले का 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। ठीक है ना? मतलब सिंपल है ना ये। ऑपरेटिंग लिवरेज का तो काम तमाम कर दिया आपने। बोलो यार। आज ये PDF सेट कर दूंगा मैं आपको, ठीक है? नाउ हेडिंग ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज, write down only first line of this particular notes. Actually financial leverage किस लिए होता है कि whatever funds we have obtained उसको इंक्रीज, उसका यूज करा जाए, सॉरी नॉट इंक्रीज, उसका यूज किया जाए, और इस तरह से यूज किया जाए जिससे उसका EPS क्या हो जाए? कंपनी का बढ़ जाए। दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव। और उस बीच में जो रिस्क क्रिएट होता है, जो फिक्स्ड चार्जेस क्रिएट होते हैं, उसको कवर करने के लिए जो लेवरेज कैलकुलेट करा जाता है उसको फाइनेंशियल लेवरेज बोलते हैं। फॉर्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं, आई गेस
फॉर्मूला आपने पहले लिख रखा है ना? बाकी ये जो है उसके आगे के लिए तो फॉर्मूले ही है। फाइनेंशियल लेवरेज में बी डिफाइंड एज द यूज ऑफ फंड्स विद अ फिक्स्ड कॉस्ट, ऑब्वियसली फिक्स्ड कॉस्ट तो होगा ही होगा, in order to increase the EPS, ठीक है ना? So we have done the formula, we have learned the formula what? Percentage change in EBIT divided by percentage change in EPS। पहला प्राइमरी फॉर्मूला क्या बोला था मैंने? EPS, if you remember। EPS को प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि टारगेट क्या होता है हमारा? अल्टीमेटली EPS इंक्रीज करने का है, ठीक है ना? पक्का। इनफैक्ट EBT का भी परसेंटेज सेम ही होगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स लोगे वो भी सेम होगा, टैक्स का भी परसेंटेज लोगे अगर चेंज देखोगे तो वो भी सेम होगा, ठीक है ना? क्लियर? फॉर्मूला आपको पहले बताया जा चुका है। सो आई विल गो डायरेक्टली टू द क्वेश्चंस। जब ये सब चीजें आपको नहीं मतलब है इतना ज्यादा क्वेश्चंस, चलो क्वेश्चंस नहीं दिया, क्वेश्चन बाद में दिया तो एक काम करो, कंबाइंड लेवरेज भी लिख लो। कंबाइंड लेवरेज कंसेप्ट खत्म कर लेते फिर सीधा आज चैप्टर खत्म करना बेटा कैसे भी करके, और अभी बहुत टाइम है, आराम से खत्म हो जाएगा आज। कंबाइंड लेवरेज व्हाट इज दैट? अच्छा आगे ब्रैकेट में लिख लेना ओवरऑल लेवरेज, ओवरऑल लेवरेज आगे ब्रैकेट में उसी को लिख लेना ओवरऑल लेवरेज, इसको ओवरऑल लेवरेज भी बोल सकते हो। पूरी लाइन लिख लो। The combined leverage may be defined as the potential of use of fixed cost. Which kind of fixed cost? Operating as well as financial fixed cost. Both लिखा भी ना, both operating and financial, which magnifies the effect of sale volume changes on the earning per share. यानी अभी तक हमने क्या देखा था फाइनेंशियल लेवरेज में? क्या देखा था कि हमारा जो EBIT है उसकी वजह से आपका EPS की तरह चेंज हो जाए, उसका इंपैक्ट हम वहां पे रिलेशन देखते हैं, है ना? लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं? ओवरऑल देख रहे हैं। तो स्टार्ट कहां से होता है बेटा? सेल्स से। तो सेल्स की वजह से EPS पे कितना असर पड़ रहा है वो देखना। देखो लिखा भी है, सेल वॉल्यूम चेंजेस ऑन द अर्निंग पर शेयर, ठीक है? फॉर्मूला आपने इसका भी लिख रखा है पहले ही, हाँ यार? ये फर्स्ट जो लाइन है बस वही फर्स्ट पॉइंट वही लिखना है, इतना लिख के फिर आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। फॉर्मूला नहीं लिखवाऊंगा, फॉर्मूला ऑलरेडी लिखवाया गया है, समझाया गया, एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेनेशन वी हैव डन, बहुत पहले ही पढ़ लिया था, पहली क्लास में एक्सप्लेनेशन काफी डिटेल में ले गया था, दूसरी क्लास में भी बहुत ज्यादा डिटेल में ले गया था एक्सप्लेनेशन, तो अब इतना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है आपको, केवल फॉर्मूला अगर देखोगे तो फॉर्मूला आपको पहले ही बताया जा चुका है। अब मैं ले चलता हूँ आपको क्वेश्चन की तरफ। ये रहा थर्ड क्वेश्चन। Firm's details are as under sales कितने यूनिट? एट द रेट 100 पर यूनिट, यानी नंबर ऑफ यूनिट कितने होंगे बता दो मुझे बता दो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स होंगे बेटा? 24,000, 100 से डिवाइड करना, 2 जीरो खत्म करो, 24,000 क्या होगा? यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट दैट इज द 50%, देन व्हाट इज पीवी रेशियो? कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? कंट्रीब्यूशन क्या होगा? सेल्स माइनस, और अगर 50% वेरिएबल कॉस्ट है तो बचेगा कितना? 50%। अरे किसी भी वैल्यू से 50% माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? 50%। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट 50% है तो कंट्रीब्यूशन कितना है? और अगर आप कंट्रीब्यूशन और सेल्स का रिलेशन परसेंटेज में लिखते हो तो उसे नाम क्या देते हैं? पीवी रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। पिछली क्लास को रिकॉल कर लेना, ठीक है? यानी अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन को बोलूं कि someone is asking about what is PV ratio, तो क्या होगा? ये 50% होगा तो ये क्या होगा? बचा हुआ 50%, यानी कंट्रीब्यूशन जो है सेल्स के 50% के बराबर। पीवी रेशियो का फॉर्मूला यू नो, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। क्लियर है? फिक्स्ड कॉस्ट इट हैड बोरोड कितना? कितने परसेंट पे? एंड इट्स इक्विटी शेयर कैपिटल कितना? 100 ईच। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी आ जाएंगे,
खैर वो तो आपका आगे के लिए यूज के लिए है। यहाँ पे एक और देखो, हम कौन कौन सा करने वाले, ये 4 करने वाले, ये नहीं करने वाले इसमें, क्योंकि ये आपका रेशियो एनालिसिस है, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, देखिए व्हाट अबाउट दैट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन हियर? कंट्रीब्यूशन बताओ। अरे आधा तो होगा, 50%, 12 लाख ना, बोलो। Yes, sir. और कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितना, कितना बचा बेटा? व्हाट इज दैट? एंड व्हाट इज द इंटरेस्ट हियर? यानी कितना? 1 लाख का इंटरेस्ट आ गया, बताओ इंटरेस्ट आ गया यहाँ पे। अर्निंग बिफोर टैक्स कितना आया बेटा? एंड व्हाट अबाउट टैक्स रेट? हियर इट इज कितना? तो टैक्स आ गया कितना? 50,000 यानी 0.5 लाख, और बच गया आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना? खैर यहां तक का तो कोई यूज भी नहीं था, बट फिर भी मैंने निकाल लिया। अब देखिए, आपको अगर ईबीआई सॉरी क्या निकालना पहले, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कितना आएगा सर? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी कितना आया? 6 टाइम्स में आएगा। 12 डिवाइडेड बाय 2, कोई दिक्कत? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज क्या आएगा? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी कितना आया? एंड व्हाट अबाउट डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज क्या होगा? बोलो। 12 टाइम्स। क्या फॉर्मूला होता है? क्या फॉर्मूला होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी, ऐसे था ना? गलत नहीं बोल रहे हो? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी किसका फॉर्मूला है? सही बोल रहे हो, गलत कहां जा रहे हो? सही है ना? इसका फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन, देखो फाइनेंशियल का कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, हाँ या ना? और इसमें मल्टीप्लाई करो किसका? ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी। ये किसका फॉर्मूला है? नहीं, ये फाइनेंशियल लेवरेज का है। मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कंबाइंड लेवरेज का, बिल्कुल सही है। ठीक है ना? तो अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी था 1 लाख और ये 12, तो 12 टाइम। ठीक है ना? कहता है अगर सेल 6 लाख से इंक्रीज कर जाए तो ईबीआईटी कितना होगा? आप मुझे बताओ व्हाट इज द ऑपरेटिंग लेवरेज? सेल और ईबीआईटी में रिलेशन कौन सब्सिस्ट करता है? ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है? तो अगर 6 लाख से सेल बढ़ेगा तो उसका 6 गुना बढ़ेगा क्या? ईबीआईटी। क्लियर है ना? तो 6 लाख से सेल बढ़ेगा तो ईबीआईटी कितना होगा? 6 गुना करो ना, 6 इंटू 6 कितना होगा? 36 लाख। आपका सारा कैलकुलेशन सेम आया है, तो आई गेस आरओआई छोड़ देता हूं मैं, इसको छोड़ दो। क्या बोला इसने? प्रॉफिट से होगा ना, मल्टीप्लाई में सेल्स से करना। क्या मैंने कुछ गड़बड़ बोला क्या? आपने सेल्स से मल्टीप्लाई कर दिया ना। 6 लाख लिखा यार, 6 टाइम्स नहीं बोला, सॉरी परसेंटेज नहीं था ना। 6 लाख तो ऊपर अमाउंट देखना था ना, कितने परसेंट चेंज हुआ। नहीं समझे, गलती क्या हुई ना, एक्चुअली हमने परसेंटेज निकाले मगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, यानी सेल्स से मल्टीप्लाई कर दिया। एक्चुअली क्या था, 24 लाख पे 6 लाख कितने परसेंट चेंज हुआ? यहां बताओ ना सीधा कितने परसेंट चेंज हुआ? 6 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख, 25%। बोलो। और 25% अगर चेंज हुआ है तो ईबीआईटी कितना होगा? 6 गुना। कितना? बेटा एक बात बताओ, वैसे तो मैं फॉर्मूला लगा दूंगा, लेकिन तुम्हें फॉर्मूले से ज्यादा बचाने की कोशिश करो, कंसेप्ट ले जाने की। तुम मुझे बताओ, तुम्हें फॉर्मूला तो पता ही है ना, परसेंटेज चेंज इन सेल बताओ। वो थोड़ा गड़बड़ हो गया था, अमाउंट में मल्टीप्लाई कर दिया था। परसेंटेज चेंज इन सेल बताओ। पहले सेल कितना था? 24 लाख। कितने से बढ़ा? 6 लाख। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर देंगे? कितने परसेंट है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला बताओ। परसेंटेज चेंज इन
EBIT, यही तो है। डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब आपका ऑपरेटिंग लेवरेज 6 है, यहाँ पता नहीं x मान लिया, यहाँ पे 25 है, कितना आएगा x इज इक्वल टू, बोलो 150%। अब करेंट EBIT कितना है, करेंट EBIT आया था आपका 2 लाख, 2 लाख का 150% बताओ, 150, हमने सेल्स से मल्टीप्लाई करा ना प्रॉफिट की जगह, वो सही बोल रहा था इसलिए मैंने उसको रोक भी दिया, रहने दो। 3 lakhs आंसर चेक कर दो, ठीक है। तो सर एक बार प्रॉपर फॉर्मेट में बना दो ना सॉल्यूशन को, देखो दोस्तों, दिस इज आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3 आई गेस। आपको सेल्स मिल गया कितना, लेस कर दो यहाँ से क्या, वेरिएबल कॉस्ट जो कि 50% है, कितना, तो कंट्रीब्यूशन कितना आया, क्या बात है, लेस कर दिया क्या, फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग वाला 10 लाख था शायद, बचा कितना बेटा, व्हाट इज दैट, क्या बात है यार, कितना आया, 2 लाख रुपए। अब देखो आपको दिक्कत यहाँ है ही नहीं, मैं कहता हूँ आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं है, आप घर में पढ़ते नहीं, बस वो दिक्कत है। तो जो चीज आप एक बार पढ़ो और घर पे नहीं पढ़ोगे रिटेन नहीं होता, बस यही दिक्कत है। लेस करेंगे क्या यहाँ पे, इंटरेस्ट 10 लाख का लोन था, उस पे 10%, तो कितना आएगा, तो कितना बढ़ेगा, अर्निंग बिफोर टैक्स कितना, लेस कर दिया मैंने क्या, एट द रेट 50% यानी 50,000, तो कितना आ गया, अर्निंग आफ्टर टैक्स। तो मैंने ये पूरा निकाला, वैसे तो यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं, हमारा काम यहाँ तक में हो जाता, हाँ या ना, इसके ऊपर। अब मैं पहले लिखूंगा सबसे पहला पॉइंट क्या, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, क्या फॉर्मूला लिखोगे, EBIT, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन, सर जी 12 लाख, EBIT 2 लाख, अब 12 डिवाइडेड बाय 2 कितना आया, नेक्स्ट क्या होगा, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज कितना है बेटा, क्या होता फॉर्मूला, EBIT अपॉन में EBT, कितना आएगा, 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो 2 टाइम्स मिला। और ऐसे में आप डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज के लिए फॉर्मूला यूज करने के बजाय क्या करो, सीधा मल्टीप्लाई कर दो बोथ ऑफ देम, यानी DOL मल्टीप्लाइड बाय DFL एंड यू विल गेट 12 टाइम्स। ये 3 तो आ गए। कहता है कि अगर सेल इंक्रीज हो गया 6 लाख रुपए से, है ना, तो EBIT क्या होगा, यहां लिखता हूं EBIT इफ sales, sorry, increase in EBIT if sales has gone up by 6 lakh rupees, ठीक है ना बेटा। ये देखिए हमने गड़बड़ थोड़ी सी की थी वहां पे पहले शुरू में, तो ऐसे में क्या होगा, सबसे पहले हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन सेल्स, कितना आया, 6 लाख डिवाइडेड बाय 24 लाख इंटू 100 यानी कितना, 25%, खत्म, 25% आया था ना। एंड व्हाट अबाउट अदर थिंग्स, आपका फिर फॉर्मूला लगेगा। अब आप बताओ EBIT और सेल्स का रिश्ता कौन से लेवरेज से डिनोट होता है, ऑपरेटिंग, ये भी याद रखना जरूरी है। पता चला कंबाइंड लेवरेज को लेके चेक करने लगे, जो आपका सेल्स और सॉरी EBIT का रिश्ता है वो किससे डिनोट होता है, ऑपरेटिंग लेवरेज से डिनोट होता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे,
DOL का फॉर्मूला क्या लिखेंगे? परसेंटेज चेंज इन EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्या करेंगे? अब पूरा थोड़ा ना वापस कैलकुलेशन करने जाएंगे शुरू से लेके लास्ट तक का। कितना आ जाएगा बेटा ये? तो अगर मैं इसको यूज कर लूं तो ये आएगा 6 टाइम्स इज इक्वल टू क्या? पता नहीं है ना। यहाँ मैं इसको x मान लेता हूँ, यहाँ पे 25। तो अगर मैं बोलूं परसेंटेज चेंज इन EBIT, जिसको मैंने क्या माना था? x, तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ x इज इक्वल टू कितना? 150%। अब यार देखो, तो रिवाइज्ड EBIT क्या होगा? रिवाइज्ड EBIT इज इक्वल टू पहले कितना था? 2 lakhs, और इसमें एड ऑन हो गया, प्लस हो गया कितना? 50%, यानी 3 लाख। कितना आ जाएगा ये? 5 लाख हो जाएगा। यही क्वेश्चन की डिमांड थी। बात खत्म हो गया। तो ये है सॉल्यूशन आपके कौन से क्वेश्चन का? थर्ड का। इलस्ट्रेशन नंबर 3, गो फॉर दैट। डन है बेटा? हाँ जी, हो तो गया, भेज दिया। ठीक है, भेज दिया उसने, टेंशन मत लो। हाँ, here is the other question. The following information is related to Yeezy Company Limited for the year ended 31st March 2021. Equity share capital 12% bonds of 1000 each. ठीक है, सेल्स दे रखा है, फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑब्वियसली, फाइनेंशियल लेवरेज दे रखा है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो यानी पीवी रेशियो, सो यू विल गेट कंट्रीब्यूशन बाय मल्टीप्लाइंग बोथ ऑफ दीज। हाँ या ना? इनकम टैक्स रेट दे रखा है। अब आपको कैलकुलेट करना है क्या? देन आराम से आ जाएगा। और ईपीएस भी निकालना, तो कोई नहीं, ईपीएस तो आसान चीज है, कर लेते हैं। चले, सबसे पहले किसको उठाएंगे? ठीक है, कितना है? 84 lakhs। और अपने को ना वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता, लेकिन कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके बताओ कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 27.55%। 84 लाख मल्टीप्लाइड बाय 27.55%। गो, एक बार फिर से 2 3 ये आया। वेरिएबल कॉस्ट डिफरेंस में लिख दो, क्योंकि स्टेटमेंट तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना, इनकम स्टेटमेंट। कितना आएगा? एक एक करके एक बोलो कोई। 608580 ये है ना? चलिए, अच्छा लेस करेंगे ऑब्वियसली ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है तो ऑपरेटिंग है ये 6,96,000, यही है ना बेटा? माइनस करके बताओ, आपका EBIT आ गया 16 लाख। ये है, चेक करना डिफरेंस बेटा। ये आ गया, ये आ गया, तो इन दोनों का डिफरेंस उठा के यहाँ लिख दिया। ठीक है, अच्छा EBIT के बाद क्या माइनस होगा? इंटरेस्ट माइनस होगा। डू वी हैव दैट? एग्जैक्टली 12% बॉन्ड्स ऑफ 37 लाख। 37 लाख का 12%, बताओ जल्दी से। 444। Yes, sir. डिफरेंस बताओ अर्निंग बिफोर टैक्स। 11,74,200। इसमें से लेस करेंगे बेटा क्या? टैक्स एट द रेट 40%, 40% निकालो इसको। 704,520। 704
याद है क्या? हाँ? नहीं सर 4,69,680 सॉल्यूशन ये अर्निंग आफ्टर टैक्स बताया इसमें, तभी मैं सोच रहा हूँ ये ज्यादा लग रहा है मुझे, गड़बड़ तो लग ही रहा था। 11 लाख का 40% 7 लाख 4,69,680 4,69,680। वेल यहाँ आ जाएगा 7,520। चलो आपने सब कुछ निकाल लिया, अब आपको फाइनेंशियल लेवरेज निकालना नहीं, सबसे पहले क्या निकालना है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है। फॉर्मूला आपका कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी यूज हो जाएगा। कितना आ जाएगा बेटा कंट्रीब्यूशन? 2314200 डिवाइडेड बाय 1618200। फटाफट बताओ कितना आया? आगे भी है कुछ? 1.43 आगे तो 43 के बाद जीरो था ना, तो 43 टाइम्स, ठीक है ना। देन आपसे मांगा है डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज, तो DOL मल्टीप्लाइड बाय DFL। DFL दे रखा है क्वेश्चन में, DOL आपने निकाला है 1.43 मल्टीप्लाइड बाय वो कितना दे रखा है देख लो 1.49, तो मल्टीप्लाइड बाय 1.49 कितना आ गया? 13 आगे 13 टाइम्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा आपसे मांगा था EPS, क्या मांगा था बेटा? EPS। व्हाट इज द फॉर्मूला? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। हालांकि यहाँ पे आपका प्रेफरेंस शेयर होल्डर है क्या कहीं पे? नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या ले लेंगे? EPS के फॉर्मूले में अर्निंग आफ्टर टैक्स ले लेंगे। लेकिन लेट मी टेल यू, अर्निंग आफ्टर टैक्स इज नॉट द करेक्ट फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है मैं लिख देता हूँ पूरा, ठीक है, ताकि आपको कभी ऐसा ना हो कि सर ने गलत पढ़ा दिया हमें। सर गलत नहीं बताएंगे। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है? अर्निंग आफ्टर टैक्स, और इसमें से माइनस कर देते क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड, तभी तो इक्विटी शेयर होल्डर का अमाउंट आएगा। पहले अरे सुन तो लो पहले पूरी बात, बदमाश मेरी बात सुनो। अगर आप प्रेफरेंस डिविडेंड इतने तक जाने के बाद वापस मैं फाइनेंशियल लेवरेज का यूज करूंगा, तुम्हें लगता है इतना सिंपल फॉर्मूला है? यूज करो और खत्म करो उसको। आप देखो पहले डिविडेंड किसको जाता है? इक्विटी को ना, हाँ प्रेफरेंस को। तो ऑब्वियसली डिविडेंड जाता कहां से? सर अर्निंग आफ्टर टैक्स से। तो आफ्टर टैक्स से प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, तब तो बचा वो प्रॉफिट जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यहाँ पे तो अर्निंग आफ्टर टैक्स ही है ना, केवल प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं। तो 7,04,520 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 50 लाख रुपए, 10 वाले शेयर कितने? 5 लाख से डिवाइड कर 1.4 और आगे ठीक है। 1.4 टाइम्स लिख लो या 1.4 रुपी पर शेयर। 1.4 ये रुपीज है ऑब्वियसली पर शेयर, इतना कंपनी कमा रही है, ठीक है ना। यहां तक कोई दिक्कत? बोलो बेटा। ठीक है देखो फॉर्मूला ये जो यूज हुआ है ना, ये सही फॉर्मूला यहां तो फिट बैठेगा, लेकिन एग्जैक्ट सही फॉर्मूला नहीं है ये, ठीक है ना। अब ये देखिए आप, ये क्वेश्चन फ्रॉम द फॉलोइंग
following are the selected financial information about A Limited and B Limited. Both are the independent companies. दोनों का अलग अलग कैलकुलेट करना है आपको. वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितना बेटा? तो पीवी रेशियो कितना कितना? वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 40%. तो पीवी रेशियो कितना हो गया? 40%. यहाँ पे कितना होगा पीवी रेशियो? 50%. समझ गए ना कनेक्शन? अरे सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन. और अगर वेरिएबल कॉस्ट 60% है तो कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट होगा? 40%. और ये परसेंटेज में जब कंट्रीब्यूशन आता है उसको क्या नाम देते हैं? पीवी रेशियो. तो पहले वाले में पीवी रेशियो कितना होगा? 40%. दूसरे में पीवी रेशियो कितना होगा? इंटरेस्ट अलग से दे दिया यहाँ पे, ऑपरेटिंग लेवरेज दे दिया, फाइनेंशियल लेवरेज दे दिया, टैक्स रेट दे दिया. अब आपको क्या करना है? अच्छा लास्ट क्या लिखा है? आइडेंटिफाई द कंपनी व्हिच इज बेटर. ठीक है यार, मतलब आपको पूरा स्टेटमेंट बनाने के बाद आपको ये डिसाइड करना कौन सी कंपनी सही है. वो तो स्टेटमेंट बनने के बाद खुद ही समझ में आ जाएगा कौन सी सही है कौन सी खराब है. पक्का? इंफॉर्मेशन नहीं है? सबसे पहली इंफॉर्मेशन क्या हमें चाहिए? ईबीआईटी. तो हम ऐसे वैसे काम नहीं करेंगे, हम पूरा स्टेटमेंट बनाएंगे. क्या बनाएंगे हम? पूरा स्टेटमेंट. दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 5. रिमेंबर दैट. कौन सा स्टेटमेंट बेटा बोलते हैं इसको? इलस्ट्रेशन 5. स्टेटमेंट कौन सा बोलेंगे? इनकम स्टेटमेंट. इलस्ट्रेशन नंबर 5 बोलेंगे. चल क्यों नहीं रही? खत्म हो गई क्या? किसका? एक मिनट. 2.13. ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इसका इतना है. आपने कुछ और बताया था. टैक्स गलत निकाला, ये गलत निकाला शायद. ये क्या था? कुछ दे रखा था क्या? उनको कुछ गड़बड़ तो है. चेक कर लेता हूँ कहाँ गड़बड़ हुई है. अच्छा फाइनेंशियल लेवरेज का यूज करके इसने ना अर्निंग बिफोर टैक्स निकाल लिया. थोड़ा ये यहाँ पे ना हमने ध्यान नहीं दिया है कि फाइनेंशियल लेवरेज का अगर यूज करेंगे. देखो यहाँ तक तो हमारा सेम आया है. ये तो ठीक है. तो हमने क्या किया? इंटरेस्ट केवल माइनस किया है ना. इसने इंटरेस्ट केवल नहीं माइनस किया, इसने और भी चीजें माइनस करी है क्योंकि अर्निंग बिफोर टैक्स जो है वो डिफरेंट आ रहा है. तो हमने थोड़ा सा गलती करी है, ध्यान नहीं दिया इस पे. ये बस अलग आया होगा, बाकी सब सेम होगा. तो अपना ध्यान थोड़ा लेवरेज पे था, ईपीएस पे नहीं था. मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ हुई है. यहाँ पे देखो क्या था. फाइनेंशियल लेवरेज दे रखा है ना. अब आप समझिए, आपको ये ना यहाँ से चेंज करना पड़ेगा. ठीक है? क्यों चेंज करना पड़ेगा बताता हूँ. देखो आप फटाफट बता जरा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला बताइए. ईबीआईटी अपॉन और कितना लेवरेज दे रखा है. ठीक है ना. तो उसके बेस पे जाना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे स्टेटमेंट पे ध्यान देना है. फाइनेंस चार्जेस में जरूरी नहीं ना केवल इंटरेस्ट ही हो, और भी चीजें हो सकती है. और जब फाइनेंशियल लेवरेज दे रखा है तो जरूर कुछ ना कुछ था, बट अपना टारगेट एक्चुअली लेवरेज पे था ना, इसलिए ध्यान कम गया उस पर. चलिए देखते. कोई टेंशन नहीं बेटा, होता है, उतना कोई बड़ा इशू नहीं है. टाइम रहते प्रॉब्लम पता चलनी चाहिए. डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज इज इक्वल टू क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी. अब बताओ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज कितना है? 1.49. हाँ या ना जवाब दो. और ईबीआईटी कितना बेटा? बोलो ना. ये रहा ना 1618200. सॉरी
1618,200 और EBT हमें चाहिए था, बस यही थोड़ा सा हो गया था गड़बड़। तो EBT कितना यहाँ लिख देता हूँ, EBT इज इक्वल टू, EBT बताओ, ट्रांसफर कर दो, इसको डिवाइड कर दो, 1618,200 को डिवाइड कर दो 1.49 से। 110860404 एक बार इसके आगे बताओ, 60 इग्नोर कर दो, ठीक है। यानी EBT अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो कितना आ गया, 10,86040, वेरी गुड, 86040। तो यहां जो बाकी डिफरेंस आया ना, अदर फाइनेंशियल चार्जेस, ठीक है ना, वही है, फिक्स कॉस्ट ही होगा ये भी। बैलेंसिंग फिगर यहां लिख देना बेटा, 642040 गलत जा रहे हो। इसमें से ये माइनस करो और ये माइनस करो, बताओ कितना आ रहा है। 8 समथिंग आएगा ना, हाँ 88,160 ये आ रहा है ना, ठीक है। फिर अब समझे क्या गड़बड़ था। लेवरेज में दिक्कत नहीं थी, लेवरेज देखो चैप्टर लेवरेज चल रहा था तो लेवरेज में दिक्कत नहीं थी, लेवरेज तक ठीक जा रहा था, और टारगेट लेवरेज होता था, लेवरेज होने की वजह से ना वो दिमाग में वो चीजें नहीं ध्यान आती, ठीक है। तो वो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, गलती हो जाती है, इतना बड़ा इश्यू नहीं है। अच्छा इसके बाद और क्या चाहिए था, अब तो आराम से आ जाएगा ना, टैक्स माइनस कर देंगे, अब तो इसका 40% माइनस करेंगे, क्योंकि इसके आगे तो टेंशन नहीं थी। देखो केवल एक पॉइंट पे गड़बड़ था, प्रोसेस पे गड़बड़ नहीं था, तो आपको प्रोसेस में नहीं चेंज करना, वही रखना है, 40% टैक्स निकालो इसका, 434416 अब इसको जब माइनस करोगे तो यहाँ कितना आएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स 624। तो बस यहाँ जब EPS निकालने गए थे तो यहीं पे ये चेंज हो जाएगा, क्या ये अभी आपने जो निकाला था वो बताओ, कितना निकाला था, 6,15,51। आप डिवाइड कर दो इसको, 1.3 आ रहा है अब, ठीक है। तो देखो वो कोई बड़ी बात नहीं थी बेटा, ठीक है ना, दिस इज जस्ट वर्किंग नोट, याद रखना, ये वर्किंग नोट बनाया है, ठीक है। मेन था तुम्हारा लेवरेज वो सही आया था, बाकी ठीक है, कभी अलाइड कैलकुलेशन गलत हो जाते हैं तो उसमें इतना सोचना। स्क्रीनशॉट हाँ वो वाला नहीं भेजना, ये भेज देना। ये कौन सा क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट, रुक जा, इलस्ट्रेशन नंबर 5, गलत इंसान, गलत लिखवा रहे हो हो गया ये डन। चलिए फिफ्थ पे आइए। फिफ्थ, इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दैट, आपको क्या करना है, देखो सेल्स लिखना है, हाँ या ना, सेल्स कितना आएगा बेटा, पता नहीं सर, लेस वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगा, दो कंपनीज है, क्या आएगा मतलब कंट्रीब्यूशन आएगा, फिर लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट क्या आएगा दोनों कंपनीज के लिए, देन क्या करेंगे इंटरेस्ट, EBT कितना पता नहीं, अभी कुछ नहीं कर रहे, अच्छा सॉरी, लेस कर देंगे टैक्स, उसके बाद क्या जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। आपको जितनी इंफॉर्मेशन मिली है इसी को कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले देखो आपके पास इंटरेस्ट मिला है तो बेटा छाप दो, इंटरेस्ट कितना है, ठीक है इतना, ओके। उसके अलावा तुम्हें क्या मिला, देखो लेवरेज मिला, ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, और फिर फाइनेंशियल लेवरेज मिला। इसमें से मुझे बताओ कंट्रीब्यूशन और EBIT, चलो मैं करता हूँ, इंटरेस्ट दे दिया ना, कोई नहीं बेटा तुम्हारे दिमाग से नहीं चल पाऊंगा, देखो ध्यान दो इधर इधर देखो, सबसे पहले मैं यूज करता हूँ फॉर्मूला
सेकेंड वाला फाइनेंशियल लेवरेज का DFL का फॉर्मूला क्या था, यहीं से आएगा तुम्हारा काम, EBIT अपॉन EBT। हाँ यार, अच्छा एक बात बताओ, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज दिया है ना, कितना? 3 था। एक पहले वाले का करता हूँ, दूसरे वाले का देख लेंगे। ये पहले ए लिमिटेड का कर रहा हूँ, बी का बाद में कर लेते हैं। ए लिमिटेड का क्या है? 3 है। चलिए 3 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ ना, 3 इज इक्वल टू EBIT को मैं ये बोल सकता हूँ क्या, EBT प्लस इंटरेस्ट। EBT में इंटरेस्ट जोड़ दूं, क्या बन जाएगा? और यहाँ पे क्या आएगा? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। 3 EBT हो जाएगा ना अब ये, 3 EBT इधर हो गया, सॉरी, और ये EBT इधर आएगा तो माइनस EBT इज इक्वल टू इंटरेस्ट का अमाउंट। सो कांट वी गेट द EBT? कैसे आएगा 10,000? सर 2 EBT इज इक्वल टू 20,000, तो EBT इज इक्वल टू, तो किसका निकला ये? ए का। एक को मैं करा देता हूँ, यहाँ पे 10,000 आ गया। दूसरा आपको करना है, याद रखना सेम प्रोसीजर से, ये वर्किंग नोट केवल यहाँ पे लिख देता हूँ, ए लिमिटेड के वर्किंग नोट्स है, बी लिमिटेड के बाद में आप करिए। इसके बाद क्या आ गया सर? EBT आ गया, तो EBIT भी तो आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 30,000। बोलो, पहली रिक्वायरमेंट डन, EBIT आ गया। बोलो यार, फाइनेंशियल लेवरेज से हम कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे। अरे फाइनेंशियल ऑपरेटिंग, सॉरी नॉट डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज क्या आएगा बेटा? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज के लिए अब तो आराम से आ जाएगा मुझे लग रहा है। EBIT दे रखा है, ये कितना है बेटा? 2। कंट्रीब्यूशन पता नहीं सर, और EBIT 30,000। गॉड ब्लेस यू। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? क्या बात है यार। तो ले भाई, ये आ गया तेरा कंट्रीब्यूशन कितना? फिक्स कॉस्ट। और पीवी रेशियो कितना था बेटा? अच्छा 40%। ये वेरिएबल कॉस्ट का रेशियो। अगर 40% की वैल्यू है 60,000, तो सेल्स कितना है? सेल्स, अरे पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स इनटू 100। तो सेल्स इज इक्वल टू क्या होगा? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय, नहीं फॉर्मूला चेंज कर इसको इधर कर। पीवी रेशियो इज इक्वल टू क्या था? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। तो सेल्स इज इक्वल टू क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन कितना आया? डिवाइडेड बाय कितना? 40%। बताओ कितना आया? डिवाइडेड बाय 40 into 100 कितना आया? जल्दी कर लो थोड़ा, क्रॉस चेक करो बाकी लोग, क्रॉस चेक कर लो। ये आ गया तुम्हारा 1,50,000। और ये कितना आएगा फिर? अबे 90,000। अब बता क्या नहीं रहेगा? टैक्स रेट दे रखा था 30%। बताओ 10,000 का 30, अबे 3,000, ये 7,000 हो गया कंप्लीट। तो ए का कंप्लीट करा दिया, बी का तुम्हें खुद करना है। अरे अब सेम ही तो काम करना है यार। सेल्स नहीं आया, देखो यार कुछ नहीं करना, तुम पीवी रेशियो का फॉर्मूला यूज कर लेना। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। तो कंट्रीब्यूशन दे दिया, पीवी रेशियो दे दिया, तुम्हें सेल्स निकालना है। इसको उधर ले जाओ, उसको इधर ले जाओ। फॉर्मूला क्या बना? सेल्स इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। यूज कर लिया, ठीक है, क्लियर। ये ए का बना दिया, बी का तुम्हें खुद करना है। ये ए लिमिटेड के वहां है, बी का तुम्हें खुद करना है, याद रखना है, ठीक है ना। और इसमें क्वेश्चंस भी होंगे, नहीं है। बाकी जो एक्सरसाइज और एमसीक्यू है ये सब कर लेना, जो नहीं होते नेक्स्ट क्लास में डाउट ले लेंगे, ठीक है। तो वी हैव डन इट, आपका लेवरेज एनालिसिस डन है। तो पीडीएफ भेज रहा हूँ, अभी भेज रहा हूँ, ठीक है।